जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ मैं, क्योंकि गाइज मैंने थोड़ी सी आपके लिए थोड़ी सी प्लानिंग की है। प्लानिंग में गाइज क्या है, देखो आप सभी को पता है कि जो मेरी वैकेंसी है, ठीक है, जो मेरी यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, यूपी पुलिस की वैकेंसी है हमारी जो आने वाली है, और जो हमारा ऑपरेटर वाला एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्दी कंडक्ट कराने वाले हैं। तो उस एग्ज़ाम को लेकर के मैं कुछ यहाँ पर मिनी मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्या है सर? मिनी प्रैक्टिस सेट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनी प्रैक्टिस सेट। ये ट्रस्ट टेस्ट जो है मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। सर इन टेस्ट में क्या होगा, देखिए इन टेस्ट के अंदर हम जो भी होगा, हम यहाँ पे जैसे किसी टेस्ट में 10 क्वेश्चन, किसी टेस्ट में 20 क्वेश्चन, ऐसे करके हम हर टेस्ट में क्वेश्चन करेंगे। और सर इन क्वेश्चन से होगा, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, मैंने जैसे थंबनेल में लिखा हुआ है, वहाँ पर वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो अरविंद का प्रैक्टिस सेट है उससे होंगे, यूथ पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं उनसे होंगे। ठीक है, और जो हमारे मतलब अदर जितनी बुक हैं उनसे मैं क्वेश्चन उठा के लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर के, और जो अपकमिंग होंगे वो भी यहाँ पे हम क्वेश्चन कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बना के भी आपके लिए लेके आएंगे। तो यहाँ से मैं इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, मिनी मॉक टेस्ट होगा ये, और आपको मैं जो रोज़ सुबह है आपको 4 से 5 बजे के बीच में जो वीडियो है वो चैनल पे मैं अपलोड कर दिया करूँगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, और 10 से 20 मिनट की वीडियो होगी वो, तो ज़्यादा उसमें कुछ खास टाइम लगेगा नहीं। तो आप उसको आराम से, कंटेंट बहुत होगा इस कंटेंट को तो आप याद रखना, कंटेंट तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है आप सभी के लिए। तो बस आप लोग उस पर लगे रहना, बहुत अच्छे से आप उसको जो वीडियो होगी उसको एनालाइज करना। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने देखिए जो क्वेश्चन लेके आया वो फिजिक्स का ही क्वेश्चन आपके सामने, साइंस की आज की वीडियो होने वाली है। तो फिजिक्स का आपके लिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन कह रहा है सर, वायु के माध्यम से एक विमान किस बल पर चलता है। ठीक है, तो वायु में आप सभी को पता है वो किस बल पर चलता है, ये आपको मुझे बताना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बात कर रहा है सर एरोप्लेन की। तो जब एरोप्लेन हवा में चलता है तो उस पर जो बल है वो कौन सा बल काम करता है, क्वेश्चन हमारा ये है। अब बताएंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने सर उत्प्लावक बल जो है ऑप्शन नंबर ए में, उत्पादक बल ये भी सुना होगा, कर्षण बल भी सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी सुना होगा, लेकिन जो प्रणोद बल है वो, अगर आप लोगों ने आज से पहले साइंस नहीं पढ़ी है तो आप लोगों ने पक्का ये नहीं सुना होगा। लेकिन सर आंसर भी इसका यही सही है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब जरा सर थोड़ा सा समझा दो कि जो प्रणोद बल है वो होता क्या है। देखिए मैंने नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रणोद वह बल है जो एक वायुयान को, ठीक है, एक वायुयान को वायु के सापेक्ष वायु के माध्यम से ले जाता है। ठीक है, एक वायुयान को वायु के माध्यम से लेकर जाता है, तो ये प्रणोद बल कहलाता है। मतलब हवा में जो बल लगता है ना, हवा में हवा का जो बल लगता है उसको प्रणोद बल बोलते हैं। ठीक है, प्रणोद का उपयोग किसी हवाई जहाज के खींचने और रॉकेट के वजन को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस लिए किया जाता है, हवाई जहाज को खींचने के लिए और रॉकेट के वजन को दूर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखो ये एक प्लेन है, यहाँ पे ये क्या है गाइस, एक प्लेन हो जाता है। अब इस प्लेन में आप यहाँ पे देखोगे कि ये प्लेन है, अब ऊपर की तरफ इसमें लिफ्ट है, आप देख रहे हो। यहाँ पर थ्रस्ट लगेगा, मतलब यहाँ से जो भी सामने से हवा जाएगी वो इसको रोकने की कोशिश करेगी। नीचे इसका वेट है, ठीक है, वेट जो इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, और जो ड्रैग है इसका वो पीछे की तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा। तो अब इसमें गाइस हमारा क्या होता है, ये ड्रैग पीछे जो होता है इसको ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, और जो ये नीचे होगा वेट होगा पहियों के ऊपर जो होता है, ये लिफ्ट होती लगी हुई है, एक लिफ्ट इधर है एक लिफ्ट उधर है, और आगे थ्रस्ट है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात क्या है सर, कि इसका देखो काम बेसिकली होता क्या है। कर्षण बल जो होता है, कर्षण बल का देखिए काम क्या होता है। जो मेरा ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने कर्षण बल दे रखा था ना, इसका काम बेसिकली होता है कि वायु प्रतिरोध जो एक हवाई जहाज के आगे की गति को धीमा करता है, मतलब किसी भी चीज़ को रोकने के लिए कर्षण बल लगता है। हम भी अगर बाइक पर चलते हैं, हम भी कहाँ चलते हैं, अगर बाइक पर चलते हैं तो हमें भी आगे की तरफ से एक बल रोकने की कोशिश करता है। जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो वही बल जो है वो कर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, बच्चे बच्चे को पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वह बल जो सभी वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, प्रणोद बल मैंने आप सभी को बता ही दिया है। अब देखिए बचा जो बल है यहाँ पर वो बचा है उत्पादक बल। ठीक है, उत्थापक बल जो है ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए उत्थापक बल की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर का बल जो एक पंख के ऊपर और नीचे हवा की गति से बनता है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं उत्पादक बल। ठीक है,
ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये मदद किस में करता है, तो जब हवाई जहाज जो लैंड करने जो टेक ऑफ करता है ना, ठीक है, मतलब जब हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है, फ्लाई करता है, तो उस समय ये बल बहुत ज़्यादा काम आता है। इसी बल के कारण हवाई जहाज उड़ पाता है धरती से ऊपर, ठीक है। ये उड़ान भरने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। चलिएगा, चलिएगा सर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जूतों के सोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। बताएंगे आप लोग कि जो जूते का सोल होता है उसको खांचेदार यहाँ पे क्यों बनाया जाता है, इसका आप लोग आंसर करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि जूते के सोल को खांचेदार यहाँ पे क्यों बनाया जाता है। ठीक है, सही आंसर बताओ इसका गाइस, क्या होगा सही आंसर। देखिए बात करें सर यहाँ पे हम किसकी, जूते के जो सोल होता है ना, जूते का जो सोल होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको खांचेदार यहाँ पे क्यों बनाया जाता है उसकी बात करते हैं। जल्दी आंसर बताएंगे आप लोग। देखिए आप सभी को पता है कि सर जो घर्षण होता है ना, वो एक बल होता है जो हमें फिसलने नहीं देता। अगर आप गारे में चलोगे तो आपको फिसलने नहीं देगा, ठीक है। तो घर्षण एक बल है जिसको हम संपर्क बल के नाम से भी जानते हैं। जब दो सतह परस्पर संपर्क करती हैं तब घर्षण बल लगता है। जैसे एक बल जो ठोस वस्तु के दूसरे पर फिसलने या लुढ़कने का प्रतिरोध करता है, ठीक है। हम चप्पल पैर के चलते हैं, चप्पल हमारे कब घिस जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, वो घर्षण बल के कारण घिस जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो एक, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना था कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। देखिए तो घर्षण को बढ़ाने के लिए जो है हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो जूतों में है उसमें किसका यूज़ करते हैं, सोलों का यूज़ करते हैं, ठीक है, घर्षण को बढ़ाने के लिए, ताकि जूते गारे में फिसले ना। सड़क पे जब हम दौड़ें तो घर्षण उससे क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। देखिए जूतों के सोल में उनके सोल को खांचेदार बनाया जाता है ताकि उनकी सतह को खुरदरी बनाया जा सके, ठीक है, ताकि उससे घर्षण जो बढ़ जाए और हमारा पैर जो है वो हमें ऐसा फील हो कि मतलब पैर फिसल नहीं रहा, ठीक है। उदाहरण के लिए बारिश या गीली सड़क के साथ अगर फिसलन अगर ज़्यादा मान ली रास्ते में होगी, तो जब हम जाएंगे ना वहाँ पे फिर ना, तो हमारे जूते नहीं फिसलते जबकि चप्पल हमारे फिसल जाते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि जूतों के जो सोल होते हैं उनमें क्या होते हैं, खांचे बने हुए होते हैं घर्षण बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आंसर बताएंगे कि मिराज या मिक तृष्णा निम्न में से किसका एक उदाहरण है, ठीक है। मिराज जो है वो किसका उदाहरण होता है। अब देखो कुछ इसका आप आंसर करो, इतने में आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ। देखो जो माचिस की तिल्लियाँ होती हैं, जब हम उनको जलाते हैं तब भी वहाँ पर एक घर्षण बल काम करता है, ठीक है। एक सिलेंडर में जो पिस्टन होता है, ठीक है, उसमें जो गति होती है वहाँ पर भी घर्षण काम करता है। बोर्ड और किताबों पर लिखना संभव हो पाता है क्योंकि पेन और बोर्ड के बीच में घर्षण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो घर्षण के ऊपर काम करती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे हम इस किसके बारे में, मिराज के बारे में। देखिए मिराज क्या होता है, गर्मी के दिनों में भूमि के पास की हवा उच्च स्तर पर हवा की तुलना में गर्म हो जाती है ना। अब देखिए हवा का जो अपवर्तनांक है इसके घनत्व के साथ बढ़ता है, आप सभी को पता है, जैसे जैसे इसका घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे इसका अपवर्तनांक बढ़ेगा। गर्म हवा कम घनी होती है और ठंडी हवा इसकी तुलना में अपवर्तनांक कम होता है। यदि हवा की धाराएं छोटी हैं यानी हवा स्थिर है, ठीक है, तो हवा की विभिन्न परतों में प्रकाश से घनत्व ऊंचाई के साथ बढ़ जाता है, ठीक है सर। चलिए तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है, प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये मिराज का उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर। देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको यहाँ पे फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक पेड़ खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर क्या खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो सर यहाँ पर जब मैं इस पेड़ को देखता हूँ तो मुझे इस पेड़ के नीचे की तरफ एक क्या दिखाई देती है, ये छवि दिखाई देती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एयर वार्मर नियर ग्राउंड, ठीक है, एयर वार्मर नियर ग्राउंड। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर मुझे किसके कारण दे रही है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो यहाँ पे हो रहा है, इसलिए मुझे ये नीचे की तरफ भी पेड़ बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या होगा। चलिए आंसर बताएंगे, भूकंप की तरंगों को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए इसको, ये क्वेश्चन तो आसान है, इसको तो आप आराम से बता सकते हो। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, ठीक है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है। तो गाइस भूकंप की जो तरंगे होती हैं उसको जब हम मापते हैं तो गाइस सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप की तरंगों को मापते हैं। अब देखो मैंने आपको एक छोटी सी इमेज भी सिस्मोग्राफ की दिखाई है। देखो ये सिस्मोग्राफ है, ये क्या है, ये गाइस सिस्मोग्राफ है, ठीक है। तो आप इस सिस्मोग्राफ के बारे में आप सभी को पता ही होना चाहिए कि हम सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं, भूकंप को मापते हैं, ठीक है। चलिए
देखो इसको मैं बात करूँगा सर, इसको बनाया कब गया था, तो 1890 में सिस्मोग्राफ को बनाया गया था। 1890 के अंदर सिस्मोग्राफ को जो है पे बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब इसको भाई समझाने के लिए अगर आप समझना चाहो तो देखो इसमें एक भार होता है, ये जो वेट है इसको भार बोलते हैं, जो एक निश्चित आधार से जुड़ा होता है। देख रहे हो यहाँ पे इसका एक आधार है नीचे जुड़ा हुआ। ठीक है, और एक भूकंप के दौरान आधार चलता है और भार नहीं चलता। इसका जो आधार है वो तो चलता है लेकिन भार नहीं चलता। भार के सापेक्ष आधार की गति आमतौर पर विद्युत वोल्टेज में बदल जाती है। तो ये जो आप देख रहे हो ना रोटेसिंग ड्रम जो है ये घूमने लग जाता है। ठीक है, ये जो अब नीचे आप इसमें जो ये ग्राफ देख रहे हो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होने लग जाता है। ठीक है, ज़्यादा मत समझो, आप इतना याद रखो भूकंप जो है वो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। अगला बताओ, ध्वनि की चाल जो है वो किस में मापी जाती है। ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है। अब देखो इतने आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्पीडोमीटर से हम क्या मापते हैं, स्पीडोमीटर से हम एक वाहन की गति को मापते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर से एक वाहन की गति को मापते हैं। दूसरी चीज़ है ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं, देखिए ओडोमीटर से हम किसी वाहन ने कितनी दूरी तय कर ली है उससे मापते हैं। ठीक है, देखो स्पीडोमीटर से हम स्पीड का पता लगाते हैं कि गाड़ी 50 की स्पीड पे चल रही है, 100 की स्पीड से चल रही है। ओडोमीटर से हम ये तय करते हैं कि वायु जो वाहन है हमारा उसने कितनी दूरी तय कर ली। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, और भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। तो रिक्टर स्केल पर भूकंप को मापा जाता है कि भूकंप कितना बड़ा है, और भूकंप का पता चलता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को बताएंगे ध्वनि की चाल किस में मापते हैं, तो सभी को पता है सर ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है, तो भाई ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। ध्वनि की चाल जो है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि मैक्सिमम होती है ध्वनि की चाल ठोस में। ठीक है, तो देखो बात करते हैं सर हवा में कितनी होती है सर, एयर में। तो एयर की अगर मैं बात करूँगा हवा की, तो गाइस 330 मीटर पर सेकेंड जो है वो हवा में होती है। सर बात करें सर यहाँ पर स्टील के अंदर कितनी होती है, तो सर देखिए स्टील जो होता है स्टील के अंदर होती है सर यहाँ पे 5920 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और जो शून्य में ध्वनिक तरंग जो होती है वो शून्य पानी में जो होती है 1480 होती है। ठीक है, किस में, पानी में बात करें मीटर पर सेकेंड होती है 1480 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1480। तो भाई जो ठोस होता है देखिए स्टील जो होती है ठोस होती है, तो इसके अंदर इसकी गति सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वाशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है। बताएंगे वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, देखिए आप सभी ने ये क्वेश्चन किया होगा। तो हम इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, सोडियम कार्बोनेट के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक लिस्ट लेके आया हूँ, आप इस लिस्ट में देखेंगे मैंने सारे जितने भी यहाँ पर ये होते हैं, ठीक है, रासायनिक यौगिक उनके नाम और सूत्र लेके आया हूँ। देखो जैसे सबसे पहले बात करते हैं सर सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करूंगा सर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो सर जो सोडियम बाइकार्बोनेट था इसका सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। और NaCO3 इसको हम जानते हैं, बाई बाई बाई, अगर बीच में बाई है तो H लगेगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोरो हिपोक्लोराइड जो होता है इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसको CaClO का होल ट्वाइस बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, और NaH इसका सूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको धावन सोडा के नाम से जानते हैं, और Na2CO3 इंटू 10H2 इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ इसको बोलते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर और मैंने आपके सामने दर्शाए हैं यहाँ पे ग्राफ देखो। जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का आप सभी को पता है, कॉपर सल्फेट जो होता है इसको हम नीली विट्रियोल भी बोलते हैं, और ये CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है। देखो नीली विट्रियोल, और हरा विट्रियोल जो होता है देखो इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है FeSO4। कितना होता है, FeSO4 हरे विट्रियोल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो कॉपर है वो नीला होता है, और जो आयरन होता है वो हरा होता है। ठीक है, अब देखो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको विट्रिल ऑयल ऑफ विट्रोल इसको हम बोलते हैं, H2SO4 इसका नाम होता है, ऑयल ऑफ विट्रोल। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, CuSO4 इंटू हाफ, देखो हाफ होगा, ये CuSO4 आपको सब सेम मिलेगा, बस यहाँ पे गड़बड़ होगी, हाफ H2O 2H2O 3H2O 4H2O ऐसे दिखा मिलेगा। कैल्शियम सल्फेट जो डाई हाइड्रेट होता है इसको जिप्सम भी बोलते हैं, और CuSO4 इंटू 2H2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, और यहाँ पर जो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें डाई है तो 2 लगेगा, इसमें हेमी है तो हाफ लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इसको कास्टिक चूना ही बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए चिली साल्टपेटर जो होता है, चिली साल्ट पेपर, देखो चिली
तो इसको सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, NaNO3 होता है। और जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसको सोरा बोलते हैं, सोरा, KNO3, ठीक है। सोरे का सूत्र क्या होता है, KNO3 होता है। और जो मेरा म्यूरिक एसिड होता है इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl, क्या बोलते हैं, HCl भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। इसको मूरी एटिक एसिड भी बोलते हैं, मूरी एटिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिए निम्नलिखित में से, यहाँ बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस शीतल पेय में भरी जाती है। शीतल पेय में कौन सी गैस हैं जो भरी जाती हैं, CO2, O2, H2, N2। देखो शीतल पेय था, इसमें कौन सी गैस भरी जाएगी, आप बता दो इसमें, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जल्दी से। तो देखो मैं बात करूंगा सर यहाँ पे, देखो तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, CO2 हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें भरी जाती है, कि कौन सी भरी जाती है गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर भरी जाती है, ठीक है। देखो तो शीतल का मतलब जब भी आप ठंडी चीज़ होती है ना, ठंडी, तो उसके अंदर हम किसको मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं। और गाइस ये जब आप खट्टे, किसी भी खट्टे पदार्थ को खाते हो ना, तो उसको मीठा एहसास देता है कि हाँ ये मीठा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कांसा जो होता है, कांसा यानी कि ब्रोंज जो मिश्र धातु में होता है, कॉपर या ताम्र, और ये बताओ जो कांसा होता है, कांसा, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है, जल्दी बता दो आप लोग, ठीक है। कॉपर, एक तो उसमें कॉपर होता है और दूसरे उसमें क्या होता है ये बताएंगे आप लोग। दूसरा उसके अंदर क्या हो जाता है बच्चा, जल्दी बताओ। तो कांसा जो होता है, देखिए कांसा यानी कि जो ब्रोंज होता है उसके अंदर दूसरी टिन होती है, क्या होती है, टिन होती है। तो कॉपर और टिन से मिलकर के कांसा बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी मैं लिस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। देखो उस लिस्ट को आप देख के समझ जाएंगे कि इसमें इससे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सबसे बात करता हूँ सर में जो मिश्र धातु होती है, देखो पीतल की अगर बात करते हो, पीतल जो तांबा प्लस जिंक होती है, पीतल किस किस का, तो पिताजी, तो ताजी, ठीक है। सोल्डर जो होता है, देखिए सोल्डर लेड और टिन का बनता है, सोल्डर किसका बनता है, लेड और टिन का बनता है। और जो गन मेटल होता है, देखिए गन में तांबा भी होगा, जिंक भी होगा, टिन भी होगा, लेड भी होगा, ठीक है। तो तांबा, जिंक, टिन और लेड जो होता है ये गन मेटल में होता है। स्टेनलेस स्टील की अगर बात करें तो सर आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन ये होता है स्टेनलेस स्टील के अंदर, ठीक है। जर्मन सिल्वर की बात करते हैं सर, तांबा, जिंक और निकेल जो होता है जर्मन सिल्वर के अंदर होता है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। जर्मन सिल्वर के अंदर जो होता है, आगे देखिए तांबा, जिंक और निकेल। तो देखो जर्मन में ये चीज़ें तो मिल जाएंगी, देखो जैसे यहाँ पर है नहीं कुछ, जैसे जिंक हो गया, मैं से क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, न से क्या हो जाता है, निकेल हो जाता है, ठीक है। और मैं को आप तय समझ लो, तय से तांबा हो जाता है। तो जर्मन सिल्वर में यहाँ पे जिंक, तांबा, निकल, ठीक है, हो जाते हैं। चलिए शुष्क बर्फ और रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि शुष्क बर्फ जो है तो CO2 कहलाती है। CO2 को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी यही तो था हमारे, और कुछ थोड़ी था, ठीक है। देखो अब देखिए यहाँ पर जो H2 होता है उसको पानी या बर्फ बोलते हैं, ठीक है। जो H2 होता है, H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, पानी या फिर उसको बर्फ यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। CO जो होता है, CO इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर हम उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो उसको यहाँ पर हम बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो सर H2O2 है, H2O2 है, इसको हम यहाँ पे सर हाइड्रोजन, ठीक है, पैराऑक्साइड बोलते हैं। H2O2 को हाइड्रोजन पैराऑक्साइड यहाँ पे हम बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन कि सिनेबार किसका अयस्क होता है, ये आपको बताना है। सिनेबार जो वो किसका अयस्क यहाँ पे होता है, तो सिनेबार एक अयस्क होता है। तो सिनेबार जो अयस्क होता है गाइज, वो आपको यहाँ पे याद रखनी चीज़ है। सिनेबार जो अयस्क होता है वो पारा का अयस्क होता है, किसका होता है, पारा का। ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, पारा। देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। देखो सिनेबार जो होता है यानी कि पारा जो होता है एक विषैला पदार्थ होता है, क्या होता है, ये विषैला पदार्थ होता है, ठीक है। सिनेबार जो होता है क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है। नहीं इसको इतना ही रखते हैं वरना वीडियो एडिटिंग में गड़बड़ आ जाएगी। देखो सिनेबार जो होता है क्या होता है, यहाँ पर विषैला अयस्क होता है, विषैला पदार्थ होता है। देखो सिनेबार का रासायनिक सूत्र जो होता है HGS होता है, क्या होता है, HGS होता है। यह मौलिक पारों को परिष्कृत करने के लिए सबसे आम स्रोत अयस्क है। यह शानदार लाल या स्कोटलिक वर्णिक सिंदूर और संबंधित लाल पारा वर्णक के लिए ऐतिहासिक स्रोत है। सिंदूर जो है वो इससे बनता है। पारा एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Hg होता है, परमाणु संख्या जो होती है इसकी 80 होती है, ठीक है। तो परमाणु संख्या जो पारा होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 80 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसलिए इसका विकल्प जो है वो तीसरा यहाँ पे सही हो जाता है। देखिए सीसा क्या होता है, सीसा एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक जो Pb होता है और इसकी परमाणु संख्या 82 होती है, 82। यह एक भारी धातु है जो अधिकांश सामान्य सामग्रियों की तुलना में घनी होती है। सीसा नरम और लचीला होता है, इसमें अपेक्षाकृत कम गलनांक भी होता है। ताजा कटा सीसा नीले रंग के संकेत के साथ चमकीला होता है
और यह हवा के संपर्क में आने पर सुस्त ग्रे रंग का हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो आगे लोहा है, तांबा है, ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। तो गाइस वीडियो में हमारी 19 मिनट की हो चुकी है। तो अब जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने पीडीएफ प्राप्त करना है इसका तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।